नमस्कार दोस्तों। आज का हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में देख रहे थे। और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। पहली यूनिट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को लेके, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और इनकी स्पेशलिटी क्या है, किस तरीके से ये पर्टिकुलर वर्क करते हैं, किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और किस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट उसके बाद से हम लोग सेकेंड यूनिट में आए थे और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूएमएल का यूज़ करके यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो कि हमारी एक सॉफ्ट ये कह लें कि एक हमारी ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी विजुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने की सहूलियत या फिर वे प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूएमएल के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से दो तरीके के आपके डायग्राम यूज होते थे। एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम, दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो पर्टिकुलर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का यूज करके जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, किस तरीके से उसके हार्डवेयर कंपोनेंट का डिप्लॉयमेंट होगा, किस तरीके से उसमें फायरवॉल, कौन से सॉफ्ट सिस्टम में कौन सा फायरवॉल इंप्लीमेंट करना है, या फिर ऑब्जेक्टेड का कितने ऑब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं तो उनको कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे, क्लास कितने हम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है हमारे सिस्टम का वो हम स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। बात करें बिहेवियरल डायग्राम की, तो जिस तरीके से स्ट्रक्चरल डायग्राम में हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे उसी तरीके से बिहेवियरल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सिस्टम का बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है उसका बिहेवियर क्या होगा, यानी कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो हमने कंपोनेंट रखे हुए हैं, जो हमने क्या कहते हैं उसका कंपोनेंट का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, या फिर जो हमने क्लास ऑब्जेक्ट्स ये सारी चीजें अपने सिस्टम के अंदर सेलेक्ट की हैं, तो ओवरऑल उनकी फंक्शनिंग, उनका बिहेवियर, या फिर कहें कि जो ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस है वो क्या यूजर की नीड को लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम बिहेवियरल डायग्राम के थ्रू देख सकते थे। ठीक है, और उसके बाद से जब हम लोग दोस्तों थर्ड यूनिट में आए तो हम लोगों ने देखा कि जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आपका एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मींस कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग अगर कोई फुल प्रूफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करने के लिए आप देख सकते हैं कि जब हम कोई इतना मतलब कि सबसे पहले तो जो तीन चीजें होती थी कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है, मींस क्या है कि किस तरीके से हम एक मेंटल लेआउट एनालाइज करते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा या कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट या क्लास हम क्रिएट करेंगे। डिजाइन की बात करें तो जो हमने मेंटल लेआउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के थ्रू जो फाइंड किया है उसको किस तरीके से हम एज अ डायग्राम शो करें, तो उसमें हेल्प आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू हम उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की हेल्प से हम पर्टिकुलर अपने विजुअलाइजेशन को डायग्राम के अंदर शो करते हैं। और ये जो हम शो करते हैं ये बहुत यूएमएल के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ही करते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे वो बिहेवियरल हो। देन जब हमारा एक डायग्राम क्रिएट होता है तो फिर हम उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि जो हमने डायग्राम बनाया है क्या उसमें कुछ खामियां हैं, या फिर हम उसको दोबारा से एनालाइज करके ये देखें कि पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है हमारे जो हमने डायग्राम बनाया है क्या उसको हम और ज्यादा सुटेबल सिस्टम के सुटेबल बना सकते हैं कि नहीं, क्या हम उसकी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं कुछ उसमें फंडामेंटल चेंजेस करके। ठीक है ना, या फिर एल्गोरिथम का चेंजेस करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स होते हैं, या पर्टिकुलर किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक से ज्यादा मॉडल होते हैं, लेकिन अल्टरनेट मॉडल कौन सा है, यानी कि अगर 10 एल्गोरिथम्स
एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस 10 में से सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन होगा जो कि हमारे सिस्टम के लिए या हमारे सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा और हमारे सारी सिस्टम को एक स्मूथ वे प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए, मेमोरी स्पेस कम हो जाए और फास्ट हो जाए। तो ये चूज करना हमारे ऊपर होता है कि अगर एक एल्गोरिथम एक ऑपरेशन एक से ज्यादा एल्गोरिथम के थ्रू परफॉर्म हो सकता है, तो कौन सा बेस्ट होगा, या किसी प्रोसेस को हम कई सारे मॉडल के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसमें से कौन सा बेस्ट मॉडल होगा जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर प्रोसेस को इंप्लीमेंट करें। ठीक है, उसके बाद से जब हम ये ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद से देन हम उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में भी मैंने आपको बताया था कि इंप्लीमेंटेशन जो हम करते हैं और जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस तो होता है कि जो जैसा आपने डिजाइन किया और जैसा आपने इंप्लीमेंट किया है, तो उसमें तो कुछ कमियां होती हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू अगर डेवलप करना चाहते हैं, या फिर अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें कितनी सारी चीजों की को ध्यान में रखना पड़ता है, कितनी बारीकियों को समझना पड़ता है, तब जाके हमारा एक फुल प्रूफ एक अच्छा सॉफ्टवेयर अगर कहें तो डेवलप होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का जो हमारा मेन मोटो है दोस्तों, वो मोटो यही है कि आप अधिक से अधिक सीख सकें कि किस तरीके, या फिर आप ये समझ सकें कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं, तो किस तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाए, या फिर अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो यूएमएल का किस तरीके से यूज वहां पे किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, होप सो आप लोग को अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है फिजिकल पैकेजिंग। क्या है आपका फिजिकल पैकेजिंग। तो फिजिकल पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि सारी चीजों को एक साथ करना मतलब पैकेजिंग होता है। तो फिजिकल पैकेजिंग को अगर हम देखना चाहें तो जो फिजिकल जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, उनको एक साथ कलेक्ट करने को हम फिजिकल पैकेजिंग कह सकते हैं। तो जैसा कि देखिए आपका पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है, होप सो आपको समझ में आया हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कंपोनेंट इज अ फिजिकल एंड रिप्लेसेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट conforms to and provide the realization of a set of interfaces. It represent the physical packaging of element like class and interfaces. ठीक है ना, यानी कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं और उनको किस तरीके से इंटरफेसेस के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो कलेक्शन है उसको हम फिजिकल पैकेजिंग कहते हैं। और जैसा कि अगर हम देखें तो जो क्लास और उनके इंटरफेसेस होते हैं, उनको जो आपस में हम जैसे कि क्लास और उसके इंटरफेसेस का मतलब क्या है कि जो क्लास और क्लास में जो रिलेशनशिप है, या क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, तो उनको जो हम एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो हमारा हो जाता है आपका फिजिकल पैकेजिंग। वो हमारा उसको भी हम पैकेजिंग कहते हैं, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फिजिकल पैकेजिंग की, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो इंटरफेसेस का हम यूज कर रहे हैं, तो उसको जो हम कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं या एक जगह पे रख रहे हैं, तो इसको हम फिजिकल पैकेजिंग कहते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम नोटेशंस की बात करें, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इन यूएमएल डायग्राम अ कंपोनेंट इज रिप्रेजेंट बाय अ रेक्टेंगल विथ टैब एज सो इन बिलो फिगर। तो जैसा कि ये देखिए कंपोनेंट किस तरीके से फिजिकल पैकेजिंग को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फिगर के अंदर आप फिजिकल पैकेजिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट का नाम क्या है, और फिर उसके बारे में उसके जो और सारी जो चीजें होती हैं वो सब एक जगह रखी जाती हैं और एक पैकेज के रूप में। तो इसी को हम फिजिकल पैकेजिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात आती है इंटरफेसेस की, क्योंकि इंटरफेसेस क्या करते हैं, जो फिजिकल पैकेजिंग होती है और उनको अलग अलग चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इंटरफेसेस को भी किस तरीके से शो किया जाता है, या फिर इंटरफेसेस होते क्या है दोस्तों।
अगर हमें इनको देखना है या इनको समझना है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंटरफेसेस इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, interfaces is a collection of methods of a class or components. It specify the set of services that may be provided by the class or components. ठीक है ना, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इंटरफेसेस पर्टिकुलर किसी भी पैकेज को उसके ऑपरेशन के साथ एक तरीके से कहें तो कनेक्ट करते हैं, ताकि पर्टिकुलर ये पता चल सके कि कौन से इनपुट से कौन सा ऑपरेशन आपका ट्रिगर होगा, या फिर कहें कि जो पर्टिकुलर कोई भी इंटरफेसेस का मतलब दोस्तों एक तरीके से क्या है, कनेक्टिविटी। ठीक है ना, तो अलग अलग चीजों का इंटरफेसेस की मतलब उसके साथ वे कर कम्युनिकेशन करने की सहूलियत को प्रोवाइड करना। तो अगर हम इंटरफेसेस की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो जैसा कि लिखा कलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ अ क्लास और कंपोनेंट्स। ठीक है ना, यार कलेक्शन ऑफ मेथड्स का मतलब क्या है कि इंटरफेसेस क्या करते हैं कि अलग अलग मेथड के साथ पर्टिकुलर क्लास को कंबाइन करते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब भी नीड होती है तो इंटरफेसेस के थ्रू वो अलग अलग ऑपरेशंस को कॉल करते हैं, और उसके थ्रू पर्टिकुलर जो भी आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उस परफॉर्मेंस को शो करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इसका नोटेशन है, ठीक है, अगर हम बात करें इसके नोटेशन की दोस्तों, तो जैसा कि लिखा हुआ है, जनरली एन इंटरफेस इज ड्रॉन एज अ सर्किल टुगेदर विद विथ इट्स नेम, एंड इंटरफेसेस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अटैच्ड टू द क्लासेस और कंपोनेंट्स दैट रियलाइज इट। द फॉलोइंग फिगर गिवन द नोटेशन ऑफ एन इंटरफेसेस। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये सर्किल के थ्रू ये इंटरफेसेस को ड्रॉ किया गया है, आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए किस तरीके से जो है वो अटैच है पर्टिकुलर क्या कहते हैं, क्लास या फिर कंपोनेंट के साथ। ठीक है ना, यानी कि जो भी क्लास है या जो भी कंपोनेंट है उसके साथ ये इंटरफेसेस कनेक्टेड होते हैं, और अकॉर्डिंग टू नीड इंटरफेसेस के थ्रू ही पर्टिकुलर क्लास या कंपोनेंट जो है वो जो भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जहां पे अगर हम देखें फिजिकल पैकेजिंग की बात करें या इंटरफेसेस की बात करें, तो पैकेजिंग एक अलग चीज है कि चीजों को आपस में कलेक्ट करना। ठीक है ना, जैसा कि देखिए अगर हम आगे अगर अपना डिस्कस करें, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैकेजिंग, पैकेजेस। तो पैकेजेस का जो अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि अ पैकेजेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अ पैकेज में कंटेन स्ट्रक्चरल थिंग्स लाइक क्लासेस, कंपोनेंट्स एंड अदर पैकेजेस इन इट। तो कहने का मतलब क्या है कि पैकेजेस क्या है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, जो अगर कहें तो किसी एक चीज के बारे में जितनी फंक्शनैलिटी हो उसको एक जगह पैक करके रख देना, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है वो यही है, और उनको शो करने के लिए हमने उसको एक पैकेट बना के एक जगह पे रख दिया है। ठीक है ना, अगर हम नोटेशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये आपके नोटेशन है। तो अगर हम नोटेशन की बात करें, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि जनरली अ पैकेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टैब्ड फोल्डर। अ पैकेज इज जनरली ड्रॉन विथ ओनली इट्स नेम, हाउएवर इट मे हैव एडिशनल डिटेल्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पैकेजेस। सी द फॉलोइंग फिगर्स। तो जैसे देखिए आपका ये एक फिगर ए है और एक फिगर बी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैकेजेस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करना ग्रुप ऑफ एलिमेंट को। ठीक है ना, तो जैसे कि सपोज कीजिए हमने एक पैकेज बनाया कस्टमर नाम का, क्या कस्टमर नाम का एक पैकेज बनाया, ठीक है ना। तो अब कस्टमर नाम के पैकेज के अंदर अगर हमें सारी फंक्शनैलिटीज को दिखाना है या शो करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा बी वाला डायग्राम है ये हमारा शो कर रहा है कि किस तरीके से जो टैब्ड बॉक्स में हमने कस्टमर नाम का कस्टमर नाम से एक पैकेज बनाया है, तो कस्टमर के अंदर कौन कौन से पैकेज के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, तो लिखा है क्या कि पर्सनल डिटेल, अकाउंट डिटेल और लोन डिटेल। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन या नीड है हमने उसको एक जगह बाइंड करके रखा हुआ है, और इसी चीज को हम पैकेजिंग कहते हैं। और अगर हम इंटरफेसेस की बात करें,
तो इंटरफेसेस क्या है, अकॉर्डिंग टू जो भी पैकेज के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज है उसके थ्रू कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेशन या कंपोनेंट के थ्रू उनका जो कम्युनिकेशन है उसको हम इंटरफेसेस के थ्रू शो करते हैं। तो कुल मिला जुला के देखें तो पैकेज या फिजिकल पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब क्या है कि एक साथ चीजों को कंबाइन करना या नेम और उनकी फंक्शनैलिटी को एक जगह रखना। फिजिकल की बात करें तो सेम वही सारी चीजें हैं, यानी कंपोनेंट और उनके इंटरफेसेस को एक साथ रखना, ठीक है ना। और अगर हम इंटरफेसेस की बात करें तो इंटरफेसेस का काम क्या है कि मेन पैकेज के साथ और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उनके बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर हम समझाने की कोशिश करें आपको, तो हम अगर कोई डायग्राम शो करते हैं और इसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं, तो हम अगर उन फंक्शनैलिटीज को अगर हम शो करना चाहते हैं तो अगर अलग-अलग शो करें तो वो डायग्राम को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। लेकिन अगर हम पैकेजिंग का यूज करें, मीन्स अगर पर्टिकुलर किसी भी एक मेथड्स एक कंटेंट से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, अगर हम उनको एक जगह रख के शो करें तो वो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद से अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉक्यूमेंटिंग डिजाइन कंसिडरेशन या डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन को डिजाइन करना क्या है या फिर ये जरूरी क्यों है। अगर हम इसको देखें तो जैसा कि देखिए यहाँ पे हमारे जो हमारा ये डिफिनीशन जो हमारा कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस दैट रिकॉर्ड द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि एक किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक इसेंशियल रिकॉर्ड है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। द डिजाइन डिसीजंस नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड फॉर एनी नॉन ट्रेवल सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजाइन टू अदर्स। मीन्स अगर हम कुल मिला जुला के अगर समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम अगर कोई भी काम करते हैं रियल लाइफ में भी, अगर कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू अगर किसी सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो चूंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, तो हम जब तक विजुअलाइजेशन जो करते हैं हम, फिर हम उसका जो डिजाइन बना के उसका एक जो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन हम क्रिएट ना करें तो हम कहीं ना कहीं एक जो जिस तरीके का हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर हम डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर हमें एक ओवरऑल एक गुड सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हमें अपने पर्टिकुलर जो भी हमें डिजाइन जो भी हमें डेवलप करना है उसका एक डिजाइन फॉर्म में उसको उसका एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिजाइन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें अगर किसी सॉफ्टवेयर में हमें इंप्लीमेंट करनी है और हमने अगर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया हुआ है, तो हम जब इंप्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो चूंकि बहुत सारी चीजें होती है, तो हो सकती है कि हमसे कुछ चीजें छूट जाए, और एक बार अगर सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो दोबारा से हम बैक नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो, तो उससे बचने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और प्लस कस्टमर के साथ हमारा कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा यूजेस एरिया, अगर हम बात करें यूजेस एरिया की, तो देखिए थ्रू सेकेंडरी प्रोडक्ट अ गुड डॉक्यूमेंटेशन इज इंडिपेंडेंस स्लेव पर्टिकुलरली इन द फॉलोइंग एरियाज। तो जैसा कि सबसे पहला लिखा हुआ है कि यूजेस एरिया की बात करें अगर डॉक्यूमेंटेशन की, तो इन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ नंबर ऑफ डेवलपर्स, ठीक है ना। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होता है वो बहुत सारे डेवलपर के थ्रू मिलकर डेवलप होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डेवलपर के थ्रू मिल के होता है। तो एक मिनट, तो वहां पे भी डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर एक सॉफ्टवेयर को नंबर ऑफ डेवलपर अगर डेवलप कर रहे हैं, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग है, सबका वर्क करने का एरिया अलग अलग है। तो सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना डिजाइन डेवलप करते हैं ताकि उसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद से अगर हम दूसरी बात करें तो इन इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब कि सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट की अलग अलग स्ट्रेटजी जो है वो पर्टिकुलर हम अगर डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों कि इन डेवलपिंग सबसिक्वेंट वर्जन्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यानी अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है और अगर हम कोई सॉफ्टवेयर उसे डेवलप कर रहे हैं तो आगे चल के अगर हमें उसका नेक्स्ट वर्जन भी अगर डेवलप करना है तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है तो हम उसका एडवांस वर्जन भी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर देखें फॉर इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट करना है तो अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है तो हम उसको आसानी से इवेल्युएट भी कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है। उसके बाद से अगर हम अगला देखें, फॉर फाइंडिंग कंडीशंस एंड एरियाज ऑफ टेस्टिंग, फॉर फाइंडिंग कंडीशंस एंड एरियाज ऑफ टेस्टिंग, यानी कि अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो आप अलग अलग कंडीशन फाइंड कर सकते हैं और ताकि और उसको टेस्टिंग करके उसको चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपके सॉफ्टवेयर जो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो सही तरीके से वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और अगर हम लास्ट पॉइंट देखें कि फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों तो हम आसानी से सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूजेस एरिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर ना हम करें तो किस हम सॉफ्टवेयर एक एररलेस सॉफ्टवेयर डेवलप करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। ठीक है ना। तो जैसा कि ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो ये बड़े ही आसानी से आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का यूज होता है या फिर किस तरीके से हम जो पर्टिकुलर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड तो उसका यूज किस तरीके से करते हैं और कहाँ कहाँ उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को स्ट्रेटजी प्लान करने में, उसकी नेक्स्ट वर्जन को जनरेट करने में, उससे सॉफ्टवेयर की इवेल्युएटिंग करने में, अलग अलग कंडीशन में उसको टेस्ट करने में या फिर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में, इन सब में हमारा डॉक्यूमेंटेशन काफी डेवलपर की हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद से कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिशियल डॉक्यूमेंट शुड इसेंशियली इंक्लूड द फॉलोइंग कंटेंट्स। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी कि प्रोसेस डायग्राम एंड मॉड्यूल डायग्राम्स, यानी कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हाई लेवल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर सिस्टम का एक हाई लेवल आर्किटेक्चर क्रिएट करता है जिसमें उसके प्रोसेस और मॉड्यूल सारे डायग्राम्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे की तो की एब्स्ट्रैक्शन एंड मैकेनिज्म, क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो की एब्स्ट्रैक्शन एंड मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि इसमें हमने नंबर ऑफ क्लासेस, जो की एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि देखिए आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडाइम्स होता है उसमें दो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट का और क्लास का होता है। ठीक है ना। तो हम क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम भी का भी एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं। और अगर हम थर्ड की बात करें तो जैसा कि लिखा है सिनेरियो दैट इलिस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ द मेन एस्पेक्ट, यानी बिहेवियर डायग्राम। यानी एक तरीके से देखें तो हाई लेवल आर्किटेक्चर का मतलब अगर हम उसके प्रोसेस को, उसके मॉड्यूल को शो करना, की एब्स्ट्रैक्शन यानी क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम को शो करना, यानी पहला दोनों जो है पहला और दूसरा जो पॉइंट है ये आपके स्ट्रक्चरल व्यू को, पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चरल व्यू को शो कर रहा है कि मतलब आपका जो पर्टिकुलर जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका स्ट्रक्चरल व्यू क्या होगा। ठीक है ना। लेकिन जो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये आपके बिहेवियरल पॉइंट को शो कर रहा है और आपको पता है कि बिहेवियरल डायग्राम जो है वो पर्टिकुलर वर्क किस लिए करता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर जो सॉरी अगर हम पहले दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पर्टिकुलर जो चाहे प्रोग्राम डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम हो, चाहे मॉड्यूल डायग्राम हो, चाहे क्लास डायग्राम हो, चाहे ऑब्जेक्ट डायग्राम हो, ये हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हमने स्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके क्या उनका बिहेवियर कैसा होगा इसको शो करने के लिए हम बिहेवियर डायग्राम का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये सारे कंटेंट्स जो है ये पर्टिकुलर यूज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद से दोस्तों जो हमारा लास्ट है फीचर्स, कि डॉक्यूमेंटेशन के फीचर्स क्या क्या हैं तो द फीचर्स ऑफ अ गुड डॉक्यूमेंटेशन आर। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फीचर्स की बात करें तो अगर एक गुड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है या फिर एक गुड डॉक्यूमेंटेशन हम किसे कहेंगे।
ठीक है ना। अगर इसको हमें समझना है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन हम किसे कहेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, या फिर अगर हमें एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है तो हमें इन सारे फीचर्स पे ध्यान देना होगा। देन उसके बाद ही हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाएंगे। और आपको पता है दोस्तों कि अगर एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी डेवलप नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि कंसाइज एंड द सेम टाइम एम्बिगुअस, कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट, यानी कि कम टाइम, छोटा हो, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो डायग्राम, एट द सेम टाइम एररलेस हो, ठीक है, और कंप्लीट हो, यानी सारी चीजों को वो शो करता हो अपने अंदर, पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के बारे में सारी जो नॉलेज है वो अपने अंदर वो क्रिएट करता हो। दूसरा, अगर हम अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ट्रेसेबल टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम आसानी से डॉक्यूमेंट के थ्रू सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फाइंड कर सके, यानी ट्रेस कर सकें। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन हमें ऐसा करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट को ट्रेस कर सके। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो जैसा कि हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, कि पर्टिकुलर जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से होना चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अगर देखता है तो आसानी से उसको समझ में आ जाए कि उसकी वर्किंग क्या है, या फिर किस तरीके से प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि डॉक्यूमेंटेशन की नीड केवल और केवल सॉफ्टवेयर तो डेवलप करने के लिए नहीं होती है। डॉक्यूमेंटेशन की नीड हमें यहाँ भी पड़ती है कि हम कस्टमर जिसने हमें जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जिसने हमें ऑफर किया हुआ है, ठीक है ना, तो हम अगर वो भी अगर हमारे पास आता है कि आपका हमारा काम कहाँ तक हुआ, या फिर प्रोसेस आपने क्या क्या किया अभी तक, या कब तक क्या हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कैसे वर्क करेगा, अगर ये सारी चीजें अगर हमें कस्टमर को अगर हमें दिखानी है, और कस्टमर अगर हमारा कोई प्रोग्रामर नहीं है जिसको कोडिंग नहीं समझ में आती है, तो हम उसको इसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आसानी से समझा सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना। तो जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन का एक वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, यानी कि एक सही तरीके से एक ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं होगा कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, या फिर कौन कौन से क्लास आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, स्टेट कौन कौन से ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट मैसेज पास करेगा, फिर वो पर्टिकुलर मैसेज पर्टिकुलर अगर 10 नंबर ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स है तो किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कौन सी फंक्शनलिटी ट्रिगर होगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे को समझा सकते हैं जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेल स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से चौथे की अगर बात करें तो ड्रामेटिक इंस्टेंट ऑफ डिस डिस्क्रिप्टिव्स। ठीक है ना। तो यानी कि जितने भी एक तरीके से कहें तो ड्रामेटिक इंस्टेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि जो भी आपके जो आपका डायग्राम हो वो पूरी तरीके से समझाने में सक्षम हो कि जो चीजें हैं वो किस तरीके से वर्क हो रही हैं, वर्क कर रही हैं आपके विद इन किसी भी मॉडल के अंदर दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है ना, तो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर दोस्तों अगर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट तभी अच्छा होगा जब हम इस तरीके से उसकी सारी चीजों को सारी बारीकियों को एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे कौन सी चीजें होंगी, कौन सी चीजें नहीं होंगी, या फिर अगर कई सारी चीजें हैं तो किन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना सही होगा, किसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सही होगा। ठीक है ना। तो उसका किस तरीके से जब हमारा डायग्राम बन रहा है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन करना, और जब सारी चीजें हो जाती है तब एक वेल डॉक्यूमेंट तैयार करना, एक वेल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट जो आसानी से हेल्प करे कि पर्टिकुलर कोई भी बंदा समझ सके कि हमारा पर्टिकुलर जो हम सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं वो सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। ठीक है, ताकि हम आसानी से लोगों को समझा सकें। ठीक है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हम कोई भी काम रियल वर्ल्ड में भी करते हैं, कोई भी अगर प्लान तैयार करते हैं तो हम एक उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, देन उसी तरीके से अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो हेल्प करता है कि पर्टिकुलर सिस्टम को सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए।
ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारा पर्सन जो हमें पैसे पे करता है वो आंख बंद करके पैसे नहीं कर पे करता है, ठीक है ना। तो अगर वो पैसे पे कर रहा है तो उसका मेन मोटो यही होता है कि वो पर्टिकुलर ये समझ सके, मतलब कि वो ये एश्योर हो सके कि आप उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो एररलेस होगा, यानी उसमें कोई भी एरर नहीं होगा और वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो कि कस्टमर की सारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है ना। तो अगर हम ये डेवलप करना चाहते हैं कि कस्टमर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, तो हमें एनालाइजिंग करने के लिए, हमें उसको एक बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पूरी फंक्शनलिटी, सिस्टम के पूरी फंक्शनलिटीज को आसानी से समझा सके, और या फिर समझने योग्य बना सके कि मतलब पर्टिकुलर सिस्टम, अगर आदमी अगर डॉक्यूमेंट खोले तो उसको अगर एनालाइज करे तो उसको समझ में आ जाए कि पर्टिकुलर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क रखा हुआ है, या किस ऑब्जेक्ट की कौन सी फंक्शनलिटी है, और वो एट अ टाइम कैसे रन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।